1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और अपना जैसे कि यहाँ पे चल रहा है ज्योग्राफी। आप सब लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे जैसा कि मैं आपसे आशा रख सकती हूँ, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन बस एक आशा ही है, आशा से ही किरण जागती है। और जैसा कि आपको सुबह उठने से पहले क्या करना है, अपना एक टारगेट फिक्स करना है और टारगेट फिक्स करने के बाद आपको देखना है कि मैंने इस टारगेट को कितना अचीव किया है। क्योंकि जब तक टारगेट अचीव नहीं होता ना, तब तक आपका मन नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर आपने टारगेट नहीं फिक्स किया और टारगेट फिक्स नहीं किया और फिर पढ़ने बैठते हो ना, तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो जब तक मेरा जो टारगेट रहता है और मैं उसको पूरा नहीं कर लेती थी ना, तब तक मुझे चैन नहीं आता था, मुझे नींद भी नहीं आती थी। अगर एक आध दिन का गैप हो जाता था तो उसे रात में बैठ के कंप्लीट करना होता है। क्योंकि अगर एक दिन पीछे यानी कि एक दिन पढ़ाई नहीं की तो समझ लो कि आप 7 दिन पीछे हो गए। क्योंकि आपके साथ जो आपका कंप्यूटर बैठा हुआ है ना, वो तैयारी करने के लिए लगातार लगा हुआ है और आपने एक दिन का गैप दिया, मतलब आप उससे कितने 7 दिन पीछे हो गए। और तैयारी करने के अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वास्तव में आपको लगना चाहिए, क्वेश्चन आपके माइंड में घूमना चाहिए किस तरीके से। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, तो क्वेश्चन आपके माइंड में जिस दिन घूमने लगे तो आप समझना कि मैं कंपटीशन के दौर में उतर चुका हूँ। जब तक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं घूमेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो समझ लेना कि अभी आप कंपटीशन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को क्या करोगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लोगों को बताओगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ोगे। इसके बदले बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अब आगे चलते हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे, तो अपन को पढ़ना है रॉक्स यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन को क्या पढ़ना है। जैसा कि आपने पूरी आंतरिक संरचना मैंने डिटेल के साथ बताई है, कौन से एलिमेंट की कितनी मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। धातु की बात करें तो क्या एल्यूमिनियम है। इस तरीके से आपने पूरा कंप्लीट किया है। और इसके बाद क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी एक दूसरे परत के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जिस तरीके से डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था कि असंबद्धता यानी कि पृथ्वी की जब एक लेयर से दूसरी लेयर में हम प्रवेश करते हैं तो उस टाइम पर हमको क्या मिलती है, एक सिमिलरिटी यानी कि ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। कुछ एलिमेंट, कुछ सिमिलरिटी ऊपरी वाली परत के मिलेंगे, कुछ सिमिलरिटी निचली वाली परत के उसमें देखने को मिलते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। चट्टान, चट्टान यानी कि पृथ्वी का सबसे जो कठोर भाग होता है उसे क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ये पृथ्वी का, जैसे आपने क्रस्ट पढ़ा, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी पढ़ी, भूपर्पटी क्या है, भूपर्पटी वही भाग है जो चट्टान द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी कि रॉक्स यानी कि चट्टान, इंग्लिश वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए रॉक्स बोलते हैं, हिंदी वाले भाइयों के लिए क्या, चट्टान बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यानी कि डेफिनेशन देखें तो चट्टान होती क्या है। चट्टान मतलब, चट्टान क्या होती है रॉक्स, तो ये डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है, या फिर बोले विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित वह भाग चट्टान कहलाता है, जो सबसे कठोरतम अवस्था में होता है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि ऊपरी संरचना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इकाई होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार यहाँ से आया है कि पृथ्वी का सबसे कठोरतम भाग यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो वो क्या होता है, चट्टान होती है। इसमें भी क्या है, 95% भाग चट्टान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें से कुछ एलिमेंट यानी कि 8 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। 8 एलिमेंट यानी कि 8 तत्व होते हैं जो पृथ्वी के 95% भाग को निर्मित करने में सहायता करते हैं, जिसमें से 8 प्रकार के जो मुख्य हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। क्वार्ट्स हो गया, अब्रक यानी कि इसको माइका बोलते हैं, पायरोसिन हो गया, और फेल्सपार, ओलोबाइन और एम्फीबॉल्स। ठीक है, ओलोबाइन, एम्फीबॉल्स। तो ये 8 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो पृथ्वी की संरचना यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली रॉक्स के रूप में, यानी कि पृथ्वी की जो संरचना है, ऊपरी परत है, उसको निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके आगे यहाँ पर चट्टानों के प्रकार यानी कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी चट्टान है, इस तरीके से देखते हैं। तो चट्टानों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो चट्टानें होती हैं वो कभी कभी एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, और कई चट्टानें होती हैं जो एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। इनको अपन डिवाइड करते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी कितने प्रकार की होती है। तीन तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें देखते हैं अपन कौन कौन से। आग्नेय चट्टान, इंडिजीनियस, और इसमें अपसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान, और रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान हो गई। इसके अंतर्गत देखते हैं
इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो आग्नेय चट्टान मतलब ऐसी चट्टान जिनका निर्माण क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपसादी चट्टान, ऐसी चट्टान जिनका निर्माण यानी अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपरदन की क्रिया के आधार पर हुआ। जैसे ऐसे आप देख सकते हो कि आग्नेय चट्टान है, सबसे पहले आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुई है, उसके बाद ज्वालामुखी चट्टान, जैसे ही आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आग्नेय चट्टान जो है ना वो अपक्षय और अपरदन यानी कि टूट फूट होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को क्या किया गया है, अपक्षय यानी अपक्षय मतलब होता है चट्टानें टूटती हैं और इसमें क्या होता है, दूसरी जगह यानी कि परिवहन का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। अपरदन मतलब अपक्षय से प्राप्त यानी कि इसके बाद जो चट्टान बन गई, जैसे आपने देखा कि ये चट्टान बन गई अपक्षय अपरदन से। ठीक है, अपक्षय से ये चट्टान बन गई तो ये हो गई। इसके बाद अगर देखते हैं तो ये क्या हुआ, अपक्षय के बाद इसकी और बारीक बारीक चूड़ में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आपने देखा ना चूना पत्थर। ठीक है, तो इसी उसी प्रकार से ये अपरदन की क्रिया के माध्यम से, ये अपरदन क्यों होता है, तो जल और हवा के बहाव से जो बारीक बारीक कंकड़ होते हैं, लगातार पानी बरसता रहेगा, लगातार हवा चलती रहेगी तो चट्टान की जो टूट फूट हुई है वो दूसरी जगह पे जमा हो जाएगी। ठीक है, जल और हवा के बहाव के माध्यम से, तो उस प्रकार से ये अपरदन की क्रिया हो गई। तो अनाच्छादन से किसका निर्माण होता है, अपसादी चट्टानों का होता है। अब देखते हैं अत्यधिक दाब और ताप देंगे ना तो इसका क्या होगा, रूप बदल जाएगा। रूप ऐसे कि अगर आप पार्लर पे गए हैं तो पार्लर, आप घर से तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में गए लेकिन आप पार्लर पर पहुंच गए, तो ब्यूटी पार्लर पर पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने, आपको अच्छे से टेम्परेचर दिया या फिर साफ सफाई करने के बाद आपके चेहरे को और सुंदर बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया, रूप बदल गया। रूप यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान किसे बोलते हैं, तो ये हो गया अत्यधिक दाब और ताप देने के बाद जो चट्टान प्राप्त होती है वो क्या होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान को जनक चट्टान बोलते हैं, मतलब आग्नेय चट्टान वो चट्टान होती है जो अपसादी और रूपांतरित इन चट्टानों को क्या बनाती है, मतलब जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टान यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अपक्षय और अपरदन की क्रिया से जिसका निर्माण हुआ है उसको अपसादी चट्टान बोलते हैं, और रूपांतरित अत्यधिक दाब और ताप देकर जिसे निर्मित किया गया है उसको बोला गया है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब एक एक चट्टान को लेते हैं, आग्नेय चट्टान के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं ये देखते हैं। इसके बाद अपसादी लेंगे, इसके बाद रूपांतरित लेंगे। इसके आगे देखते हैं अपन आग्नेय चट्टान, यानी कि आग्नेय चट्टान के अकॉर्डिंग अपन ने इसको किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है देखते हैं। तो मैसेजोइक युग में मैसेजोइक युग के बाद जो क्रेटियस युग हुआ है उसमें इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इन चट्टानों का निर्माण होता है। इस कारण से सबसे पहले हो गया, इस कारण से इन चट्टानों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान यानी कि प्राइमरी चट्टान, प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता है, कहीं भी किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये परत विहीन होती है, जीवाश्म नहीं होता है इनके अंदर। ये रवेदार यानी कि इनके क्रिस्टल जो होते हैं वो रवेदार होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा जमा हुआ है। मैग्मा यानी कि तरल फॉर्म में है, लेकिन जब दाब और ताप बढ़ता है तो क्या होता है, जब एकदम प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के बाद जैसे ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये लावे के रूप में इस तरीके से फैल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है कि क्या क्या इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये देखते हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, ठीक है, डायोलाइट, पिच स्टोन और ओलोबाइन, इस प्रकार के बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो आपको इनमें से इतने ये भी याद रख लोगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से आता है कि ग्रेवो किस प्रकार की चट्टान के अकॉर्डिंग आने वाला एलिमेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो आग्नेय चट्टान के अकॉर्डिंग आता है। इसी प्रकार से ओलोबाइन किसके अकॉर्डिंग आता है। तो सबके अगर आपको एग्जाम्पल अगर अच्छे से याद रख लिए ना तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है और जस्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से उठ के आता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा खनिज किस चट्टान के अकॉर्डिंग आता है। अभी इसको थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों पर किन किन का प्रभाव पड़ता है। तो आग्नेय चट्टानों पर अगर प्रभाव की बात करते हैं तो रासायनिक किस तरीके से इन पर प्रभाव पड़ता है, तो रासायनिक और भौतिक जो इफेक्ट होता है देखते हैं। यानी कि रासायनिक प्रभाव, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन एक बार इस तरीके से पूछा गया है कि आग्नेय चट्टान जो है उन पर रासायनिक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है या कम पड़ता है। तो रासायनिक प्रभाव क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम पड़ता है। रासायनिक प्रभाव यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं, केमिकल जो होता है ना, केमिकल इफेक्ट यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया, जैसे कि आपने देखा होगा सोना चांदी वगैरह होते हैं, ये इसी चट्टान के अकॉर्डिंग आता है। तो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, यानी कि लोहे का लोहे हो जाना, या फिर बोल सकते हैं
जंग लगना, तो ये ऑक्सीकरण के अकॉर्डिंग आता है, तो इस पर ये जो थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। अगर भौतिक इफेक्ट देखें तो सबसे ज़्यादा होता है ताप दाब, वर्षा, पाला, तुषार। आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेल की पटरी क्या होती है, गर्मियों में फैल जाती है और सर्दियों में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो उसी प्रकार से इन चट्टानों पर सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आग्नेय चट्टानों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, कौन सा पड़ता है, तो आपको याद रखना है भौतिक इफेक्ट इस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अपन आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण यानी कि आग्नेय चट्टान जो उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दो तरीके से डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहले निर्माण के आधार पर, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है उसके आधार पर। दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। निर्माण के आधार पर देखते हैं तो बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य मतलब जो चट्टान है बाहर पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर पाई जाती है उनको बाह्य चट्टान बोल दिया गया है, और आंतरिक मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है उसको बोल दिया गया है आंतरिक चट्टान यानी कि आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य में क्या आएगा, बेसाल्टिक यानी कि लावा जो होता है वो पृथ्वी पर क्या होता है धीरे धीरे जब ठंडा होने के बाद जब ठोस रूप ले लेता है तो उसको क्या बोल दिया गया, बेसाल्टिक चट्टान। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो आंतरिक आग्नेय चट्टान में किस तरीके से देखते हैं, पातालीय। इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसा कि पातालीय और अधिपातालीय। पातालीय मतलब जो गहराई में पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो लावा होता है, जो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसको बोल दिया गया है पातालीय। और ये हमें दिखाई नहीं देती है, रवे के रूप में होता है, जैसे ग्रेनाइट और डायोराइट। ठीक है, ग्रेनाइट और डायोराइट कैसा है, पातालीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अधिपातालीय मतलब कम गहराई में पाई जाती है मैग्मा। इसमें क्या होता है, सीधा निकला और बहुत ही तीव्र मात्रा के साथ ठंडा हो जाता है और कोई ना कोई आकृति बना लेता है, वो भी पृथ्वी की आंतरिक सतह पर कम गहराई पर। ठीक है, जब जिस छोटे छोटे इसमें रवे होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे लैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल्क, डाई और फैकोलिथ। इस प्रकार से अभी इसको पूरा डिवाइड करना है, किस तरीके से इसकी आकृति बनती है वो पूरा बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सिल यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा सिल के रूप में, सिल किस प्रकार की आकृति बनती है, डाई किस प्रकार से जमा होता है, तो ये अभी देखते हैं। इसमें देखते हैं अम्लीय यानी कि इसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर देखें तो आग्नेय चट्टानों का दो तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा अम्लीय प्रकार से, दूसरा देखा गया तो क्षारीय प्रकार से, एसिडिक और बेसिक। इसमें देखते हैं अम्लीय मतलब इसमें क्या होता है, सिलिकॉन की मात्रा, सिलिका जो होता है, SI मतलब सिलिका, यानी कि इसकी मात्रा 65 से 85% तक की होती है। इसके बाद इसमें लावा कैसा होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। और इससे किस प्रकार की चट्टानों का यानी किस प्रकार की चट्टान ये किसका निर्माण करेंगे, तो ये कठोर रूप में अगर पर्वतों का निर्माण करेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो अम्लीय चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान का ही ये रूप होते हैं जो पर्वत पठार अपन पढ़ते हैं। तो बस अंतर इतना रहता है कि अम्लीय फॉर्म में कौन बनेगा, तो ये बनते हैं अपने के ऊंचे ऊंचे पर्वत बनते हैं, कठोर होते हैं। और इसके बाद इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें आता है पिच स्टोन, रायोलाइट और ग्रेनाइट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्षारीय। क्षारीय में कौन कौन सी, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, 45 से 55% तक सिलिकॉन की मात्रा कम होती है इसमें। ठीक है, लावा इसमें पतला होता है और इससे क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है। पर्वत देखें तो ये इस तरीके से, क्योंकि गाढ़ा है लावा, जब अधिक ऊंचाई पे जाएगा और वो क्या होगा, बहुत जल्दी तो नहीं बोल सकते, लेकिन लावा गाढ़े फॉर्म के रूप में जब ये इस तरीके से ऊंचाई में ठंडा होता है ना, तो ये क्या बनाते हैं, पर्वतों का निर्माण करते हैं। और अगर ये पतला लावा निकला, दिख रहा है यहाँ पर लावा कैसा है, पतला है, तो ये इस तरीके से जमा हो जाता, तो इसको बोल देंगे अपन पठार। ठीक है, गाढ़ा होगा तो ऊंचाई के साथ जमा होगा, उसको बोला पठार पर्वत, और इस तरीके से फैलेगा तो इसको बोल दिया पठार का निर्माण। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो बेसाल्ट, ग्रेवो, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अभी आपको ये और बता देते हैं कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, सिल और डाई, ये अभी अपन इसकी आकृति के साथ देखते हैं। अब देखते हैं आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत अपन को क्या देखना है कि ये जो मैंने रचनाएं बताई थी, किस तरीके से सिल, किस तरीके से डाइक और किस तरीके, तो यहाँ पर अपन जैसे कि सिल, डाई की किस तरीके की आकृति बनती है, तो ये आकृति जो होती है पृथ्वी के ज़्यादा गहराई में तो नहीं होती है, लेकिन जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, जैसे लैकोलिथ यानी कि ये पृथ्वी के अंदर ही बनती है। सारी आकृति पृथ्वी के अंदर ही देखने को मिलती है। देखते हैं लैकोलिथ यानी कि ये लैकोलिथ है, ये जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, जब ये पृथ्वी में विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, तो इस तरीके की आकृति यानी कि ग्रहण कर लेता है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। ये किस तरीके की, छत्रशील और गुंबदनुमा और धरातल के नीचे ही बनती है। ठीक है, लैकोलिथ कैसी आकृति है, गुंबदनुमा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फैकोलिथ की अगर बात करें तो फैकोलिथ मतलब लहरदार। ये जब मैग्मा यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उसके बाद जैसे ही मैग्मा
बाहर निकल रहा है और ये लावे के फॉर्म में जमा होता है। तो ये लहराते हुए जब जमा हो जाता है तो उस आकृति को बोलते हैं फैकोलिथ, लहरदार। ठीक है, बैथोलिथ यानी कि विशाल गुंबद का निर्माण करती है, कम गहराई में बनती है, इस गहराई में बनती है, इतना याद रखना, क्योंकि ये आकृतियाँ सारी जो आकृतियाँ वो गहराई में बनती हैं। ये बैथोलिथ यानी कि ये भी गुंबद, विशाल गुंबद, विशाल यानी कि बहुत बड़े गुंबद के रूप में ये जमा होता है, इसको बैथोलिथ बोला गया। इसके बाद सिल और डाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि सिल की आकृति किस प्रकार से है, सील या सिल, और डाइक की आकृति किस प्रकार से है। जब मैग्मा क्या होता है, यानी कि मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जब क्षैतिज फॉर्म में जमता है तो उसे सील बोलते हैं। और ये वाली आकृति कहाँ मिलती है इंडिया में, तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के पठारों में देखने को मिलती है। ठीक है, जब पठारों के बीच में जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, लंबवत जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं डाइक। और समांतर जमा होता है, समांतर या क्षैतिज जमा होता है, उसको बोलते हैं सील। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा। और इधर एक लेपोलिथ है, लेपोलिथ में देखते हैं तो तस्तरी नुमा, ये एक प्लेट टाइप की आकृति बन रही है, उसको लेपोलिथ बोला गया है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो सिंपल सा, क्योंकि जब पेपरों की संख्या ज़्यादा बनने लगी है तो पूछ लेते हैं कि लेपोलिथ किस तरीके की आकृति है, सिल किस तरीके की आकृति है, कहाँ पर जमा होता है, किस तरीके से जमा होता है। ठीक है, तो सिल जो होता है वो क्षैतिज रूप से पठारों के रूप में जमा हुआ लावा होता है। जब यही लावा क्या होता है, लंबवत फॉर्म में जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और जब ये लहराते हुए जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। और जब ये गुंबदनुमा आकृति का निर्माण कर लेता है तो इसको लेकोलिथ बोलते हैं। और यही बैथोलिथ, ये विशाल गुंबद का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, फिर इस तरीके से लावा, कंकड़, पत्थर वगैरह बाहर निकलते हैं और ये जमा हो जाते हैं तो ये चट्टान पर्वत इस तरीके से रूप ग्रहण कर लेते हैं। अब देखते हैं आपको एग्जाम पॉइंट से आपको क्या याद करना है, क्योंकि मैंने आपको आगरा चट्टान के जितना भी मुझे पता था उतना मैंने आपको सब पूरा डिटेल में दिया है। अब आपको एग्जाम पॉइंट से क्या याद रखना है, सबसे मेन है, क्योंकि पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। इसके लिए आप देखते हैं आपको किस तरीके से याद रखना है। फेल्सपायर, क्वार्टज और अब्रक, ये कैल्साइट, डोलोमाइट, पायराइट, गैलेना और आपको हेमेटाइट, बॉक्साइट, ये किस प्रकार की चट्टान के अकॉर्डिंग आने वाले एलिमेंट हैं, तो आपको याद रखना है ये किसके अंतर्गत आते हैं, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। और बाकी पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा खनिज यानी कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया और रांची का पठार। और इसके बाद अगर देखा जाए तो राजमहल श्रेणी के अकॉर्डिंग भारत में सबसे अधिकतम मात्रा में खनिज की प्रचुरता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें से अगर पूछा जाए कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। रूर क्यों, क्योंकि जर्मनी का एक शहर है रूर, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इस कारण से भारत में भी सबसे अधिकतम मात्रा में अगर एलिमेंट जो माइनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, छोटे नागपुर के पठार झारखंड में होती है। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें अपन को अपसादी चट्टान पढ़ना है। अपसादी चट्टान के अकॉर्डिंग भी अपन को इसी तरीके से एग्जाम्पल और पूरे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद अपन को रूपांतर चट्टान कुछ नहीं है। रूपांतर चट्टान जब इन्हीं को क्या करते हैं, जैसे आपका ग्रेवो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इन्हीं को जब ताप और दाब, अत्यधिक ताप और दाब पर क्या करते हैं, इनको देते हैं तो ये रूप बदल जाता है और उसी प्रकार से उसका निर्माण होता है। तो उसका नाम से स्पष्ट होता है कि रूपांतर चट्टान। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।